हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आ गए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे क्या बच्चों? वंस अगेन स्टैटिस्टिक्स है, टेबल बनाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, किसकी कलेक्शन ऑफ डेटास की, है ना? वही सारी चीजें करने जा रहे हैं जो आपने 9th क्लास में करी थी, बट 9th क्लास में आपने मीन, मीडियन, मोड ये तीन चीजें नहीं पढ़ी थी। वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड में। ध्यान से सुनना, मीन, मीडियन, मोड और होता क्या है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। आप ध्यान से देखते रहना एक एक चीज को। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है और ईजी है। ठीक है, तो अब अगर आपने इसकी टेबल्स को और इसके डेटा को अच्छे से समझ लिया, आपके फुल इस चैप्टर में तो पक्के हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना एक एक चीज को। हमने इस चैप्टर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, एज आई सेड, मीन, मीडियन और मोड। तो फर्स्ट हम कवर करेंगे मीन, उसके बाद हम आएंगे मीडियन पे, फिर हम आएंगे मोड पे। ठीक है, ये तीन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। ओके, आज हम बात करते हैं किसकी? मीन की। तो मीन से पहले एक बहुत छोटी सी चीज है कि हमारा डेटा क्या होता है ना? स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और अरेंजमेंट क्या होता है। देखो, जब हम स्टैटिस्टिक्स, पहले आपको डेफिनेशन बताता हूँ क्या होता है। जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं ना, स्टैटिस्टिक्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग द डेटा। ध्यान से देखो, आपने जहां पर भी देखा होगा 9th क्लास में, आपने टेबलर फॉर्म्स बनाए थे, उसमें आपने बार ग्राफ बनाया था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया था, हिस्टोग्राम बनाया था। किससे बनाया था? आपके रॉ डेटा से, है ना? तो जो भी रॉ डेटा गिवन है उसको आप क्या करते हो? ऑर्गेनाइज करते हो, प्रेजेंटेबल बनाते हो, है ना? तो इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? इस मेथड को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो डेटा हमने प्रेजेंट किया है, अब हम करेंगे उसकी कैलकुलेशन, है ना? तो इस वाले चैप्टर के अंदर हम उसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो जितना भी डेटा हमने प्रेजेंटेबल ऑर्गेनाइज बनाया था, उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हम मेजरली बात करेंगे किस पे? क्लासिफाइड डेटा पे। ठीक है, तो ये तो हमको स्टैटिस्टिक्स में पार्ट समझ में आ गया। अब हम आगे करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे पास में जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है। देखो, अनग्रुप डेटा क्या होता है? अनग्रुप डेटा, जब भी हम अनग्रुप डेटा की बात करते हैं, मतलब डेटा ऐसे बिखरा हुआ है। मतलब जो भी हमको डेटा गिवन है वो ऐसा रॉ फॉर्म में है, कहीं से भी कुछ भी इनपुट लिया हमने, उस इनपुट को रिकॉर्ड कर लिया और वो हमारे पास में रॉ डेटा है। अब हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना, अरेंज करेंगे हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रुप डेटा के अंदर। अब इसमें आते हैं हम एग्जाम्पल पे। तो देखो, एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं? The ages of everyone present in a classroom of kindergarten kids with the teacher are as follows। ठीक है, तो अब इसमें सारी एजेस हैं। अब इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है ना, दैट मीन्स सारा रॉ डेटा है, जितना हमको डेटा मिला हम सारा एक एक करके रिकॉर्ड करते गए। अब हम इसको अरेंज करेंगे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कि हमको ग्रुप बनाना है या हमको सिमिलर एज के बच्चे सेपरेट करने हैं, है ना? तो वो हम इसका क्लासिफिकेशन बाद में करेंगे, बट उससे पहले हमारे पास में रॉ डेटा अवेलेबल है एंड दिस इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा। जैसे हम इसको ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रुप डेटा में। इन ग्रुप डेटा द ऑब्जर्वेशन आर ऑर्गेनाइज इन द ग्रुप। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज इन द ग्रुप मतलब जैसे मैंने आपको बताया अभी, तो जो हमारे पास में डेटा था वो रॉ डेटा था, उसको हम अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको लिख लेते हैं किसी भी पार्ट में। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखो और भी अच्छे से समझोगे। अ क्लास ऑफ अ स्टूडेंट गॉट डिफरेंट मार्क्स इन स्कूल एग्जाम, द डेटा इज टेबलेटेड। अब देखो फिर से, सबके मार्क्स अलग अलग थे, है ना? मैंने क्या किया, इसको टेबल फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब देखना कितना अच्छा लगेगा देखने में। देखो, 0 से लेके 20 तक कितने स्टूडेंट थे, उन सबके मार्क्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, है ना? तो यहाँ पे 0 से 20 तक मार्क्स वाले जितने स्टूडेंट थे सारे मैंने नंबर यहाँ लिख दिए। 21 से 40 मार्क्स वाले एज इट इज, 41 से 60 वाले, फिर 61 से 80 वाले और 81 से 100 वाले। ठीक है, इन सारे नंबर्स को अरेंज कर दिया। अब मुझे ये क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा जो क्लास है वो कहाँ लाई कर रही है। वो लाई कर रही है मेरा 41 से लेके 80 के बीच में, है ना? 41 से 60 में 36 है और 61 से 80 में 32 है। सो इससे मेरे को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ईजी हो जाता है, मुझे समझ में आता है जो मेजर क्लास है वो 41 से लेके 80 के बीच में लाई कर रही है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं, तो मैं फोकस किस पे कर लूंगा सबसे पहले? 0 से लेके 40 तक वाले कि कम कौन से ला रहे हैं, और फिर 81 से लेके 100 वाले टेंजर ला रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से बच्चे हैं जो 81 से 100 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो किनको 81 से 100 तक पहुंचाना है। और फिर ऐसे कौन से बच्चे हैं जो 0 से लेके 40 तक, मतलब 40 भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास में हर एक, जितने भी अलग डिफरेंट कैटेगरी के बच्चे ना, हर किसी के लिए अलग अलग प्लानिंग है। इन बच्चों के लिए कि इनको यहाँ से यहाँ कैसे लाना है, इनको यहाँ से यहाँ लाना है, इनको 100 तक पहुंचाना है। ठीक है, इस तरह से हम प्लानिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमको ऑर्गेनाइज और अरेंज डेटा चाहिए, और ये हमारा फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डेटा। ठीक है, ये हेल्प किसमें करता है? स्टैटिस्टिक्स में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फ्रीक्वेंसी। देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जितना भी डेटा हमारे पास में है ना, उसमें कोई भी एक वैल्यू, जैसे अगर मैं बात करूं कि जो वैल्यूज थी आपके, है ना, ये जो भी हमने रखा है ये फ्रीक्वेंसीज है। कैसे पता? कि 0 से लेके 20 तक में जो भी डेटा जितनी बार रिपीट हुआ है वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो 0 से लेके 20 तक में जितने भी बच्चे थे इनके मार्क्स आए हैं वो मैंने यहाँ लिखा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। मतलब 0 से लेके 20 तक का डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इस रेंज में मार्क्स लाएंगे उतनी बार डेटा रिपीट होगा, और वो उसकी हो गई फ्रीक्वेंसी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तब देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है।
फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्ड इन द डेटा, मतलब किसी भी डेटा के अंदर कोई भी एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। एग्जाम्पल, इफ 4 स्टूडेंट हैव स्कोर्ड मार्क्स बिटवीन 90 एंड 100, कितने 90 और 100 के बीच में कितने स्टूडेंट है? 4 स्टूडेंट। देन द मार्क्स स्कोर्ड बिटवीन 90 एंड 100 हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4। समझ गए? तो 90 से 100 के बीच में कितने बच्चे? 4 स्टूडेंट है जो 90 से 100 के बीच में मार्क्स लाए हैं। तो 90 से 100 का जो इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चों? 4 हो गई। समझ गए? आगे चले तो देखो नेक्स्ट पार्ट में आता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है? जैसे अभी आपने फिर से टेबल पे आ जाता है, तो टेबल में आपने देखा ना 0 से 20 तक की रेंज, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। कैसे? ध्यान से देखो, हर एक डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं मेरे पास में। 0 से लेके 20 तक वाले बच्चों के अलग क्लास है, 20 से 40, 21 से लेके 40 तक वाले बच्चों अलग, 41 से 60, 61 से 80, 81 से 100, है ना? ऐसे मैंने सारी इनकी क्लासेस बना ली कि अलग अलग क्लास में बच्चे हैं। क्लास मतलब वो मत समझना क्लास फर्स्ट, क्लास 10th, क्लास 9th, नहीं नहीं नहीं, ये मार्क्स के बेसिस पे इनकी क्लासेस है ना? सो एक ही क्लास के अंदर मेरे पास अलग अलग वैरायटी के बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो टॉप कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो टॉप नहीं कर रहे हैं, कुछ एवरेज ला रहे हैं, है ना? तो वो उन जो मार्क्स की कैटेगरी है उसको मैंने क्लासेस में डिवाइड कर लिया। तो 0 से 20 वाली क्लास, 21 से 40 वाली, फिर ऐसे, है ना? अब इस क्लास का कुछ गैप है ना, तो 0 से लेके 40 तक का सारा डेटा यहाँ पर है ना? तो इस क्लास का इंटरवल कितना है? इसका इंटरवल मतलब कि कहां से कहां तक, कहां से स्टार्ट होके कहां खत्म कर रहा है ना? तो उसके बीच में जितना भी डेटा इसके अंदर स्टोर होगा उसको हम बोलेंगे इसका क्लास इंटरवल। समझ गए? सिंपल सा डेटा था। तो अब क्या बोल रहा है? देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, द डेटा कैन बी ग्रुप्ड इनटू अ क्लास इंटरवल सच दैट ऑल ऑब्जर्वेशन इन दैट रेंज बिलोंग्स टू दैट क्लास। मतलब 0 से 20 तक अगर मैंने कोई क्लास इंटरवल बनाया है तो 0 से 20 मार्क्स तक लेने वाले जितने भी बच्चे हैं वो सारे इसी क्लास के अंदर आ जाएंगे। ठीक है? समझ गए? अब इसके अंदर एक और चीज आती है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ मतलब क्लास की विड्थ कितनी है, मतलब इसकी फर्स्ट लोअर लिमिट से लेके हायर लिमिट तक जो अपना टोटल डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है। ठीक है? इसको बोलते हैं अपन क्लास विड्थ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपर क्लास में से या हायर क्लास में से लोअर क्लास को माइनस कर देंगे। तो अब जैसे मान लो आपके पास एग्जांपल है 31 से 40, तो इसमें हायर क्लास कितनी बच्चों? 40, या अपर क्लास 40, उसमें से क्या माइनस करेंगे? 31। तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 9। सो इस क्लास की विड्थ कितनी है? 9। समझ गए? दैट्स हाउ वी विल फिगर आउट द आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आगे चले। नेक्स्ट, मीन। यहां से अपना, पहले मैंने सारा इंट्रोडक्शन दिया, अब यहां से अपनी कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट हो गया है। तो जो भी हमने डेटा ऑर्गेनाइज किया है इसका करेंगे क्या, इसका मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करेंगे। मीन क्या होता है? जैसे आप एवरेज निकालते थे वही मीन होता है ग्रुप्ड डेटा में। ठीक है? तो जो अपना डेटा है कौन सा, स्टैटिस्टिक्स में जो रॉ डेटा है या ग्रुप डेटा है, तो उसका जब हम मीन कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करें अभी बात करते हैं। अगर आप एवरेज निकालते थे तो क्या आप जितना भी डेटा था उसका सम करते थे, उसके बाद जितना नंबर ऑफ डेटा था उससे डिवाइड कर देते थे? यहां पर भी वही करना है। तो फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है मेरे मेरे पास में, एक्स को मैंने मीन अज्यूम कर लिया, तो अगर मुझे एक्स निकालना है, एक्स बार को मीन अज्यूम, एक्स बार को रिप्रेजेंट करते हैं मीन से, तो मेरे पास जितना भी डेटा है ना, उसको मैंने एक्स अज्यूम कर लिया। तो अब मेरे पास में मल्टीपल डेटा है, तो x1, x2, x3, x4, xn तक, है ना? n नंबर ऑफ डेटा है, और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? n से। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा इसका मीन। तो अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो मेरे पास 5 ही होता डेटा, तो क्या मैं ऐसे लिखता, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, और डिवाइड किससे कर देता हूं मैं? 5 से। तो जितना भी डेटा है उन सबका सम किया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ डेटा से। कितना है? 5 है, तो डिवाइड कर दिया 5 से। 10 होता तो 10 से डिवाइड करते हैं, 15 होता तो 15 से डिवाइड करते हैं। सिंपल। तो यहाँ पे जितना भी डेटा था उसका सम कर देते और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, एंड दैट गिव्स अस आवर मीन। और इस मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एक्स बार से। समझ गए हो बच्चों? दैट्स हाउ वी विल फाइंड आउट द फाइनल आंसर। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ गया मीन कैसे निकालते हैं? क्लियर? ये है अनग्रुप डेटा का, जो हमारा रॉ डेटा था ना उसका। अगर ग्रुप डेटा होगा तो क्या करेंगे, उसमें भी बताता हूं अभी। ग्रुप डेटा के अंदर हम क्या करेंगे, अब ग्रुप डेटा में भी दो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है। देखो फर्स्ट सिचुएशन में बात कर रहे हैं विदाउट क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल नहीं है, मतलब आपके पास ऐसा 0 से लेके 20, है ना, 20 से 40, ऐसी रेंज नहीं है आपके पास में, है ना? अरेंज तो है डेटा, बट वो अरेंज किस फॉर्म में? अरेंज ऐसा है जैसे 2, 7, 15, 14, ऐसे डेटा अरेंज है और हर किसी की फ्रीक्वेंसी गिवन है ना? तो यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा ही लिखा हुआ है। तो ऐसा अगर होगा हम तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी डेटा लिखा हुआ है इसको xi बोलते हैं, है ना? आई क्यों बोलते हैं? क्योंकि आई के प्लेस पे मैं मल्टीपल वैल्यूज प्लेस करूंगा। जैसे आई के प्लेस में, आई की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे 1 से लेके जितनी भी वैल्यूज आ रही है, अगर मैंने इसको xi लिखा है तो xi रिप्रेजेंट ऑल द डेटा फ्रॉम x1 से लेके xn तक, है ना? तो आई के प्लेस पे ये आई है अपना, आई के प्लेस पे रखता जाऊंगा, 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, तो ये सारा डेटा बन जाएगा। सेम ऐसे एफ आई फ्रीक्वेंसी भी होगी,
फर्स्ट वाली क्लास की फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड क्लास की सेकंड फ्रीक्वेंसी। तब इसको मैंने लिख लिया x1, इसको x2, ये x3, ये x4, और यहाँ क्या आएगा फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3, f4। अब ऐसे कितनी वैल्यूज होंगी हमको नहीं पता, n तक होगी, तो लेट्स से xn तक, तो फ्रीक्वेंसीज भी अपनी कहाँ तक, fn तक, ठीक है। और इन जो नंबर्स है ना सब्सक्रिप्ट में, इन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं i से, इधर भी i से, ठीक है, सिंपल। अब देखना, हर एक क्लास की या हर एक डेटा की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। हम क्या करेंगे, इसको जो भी डेटा की बने उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं अब ये सुनो। मान लो अगर मैं बात करता हूं कि 2 की फ्रीक्वेंसी 4 है, इसका कहने का मतलब है क्या, या 2 की जगह 12 ले लो, चलो 12 की फ्रीक्वेंसी 4 है, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि जो भी 12 है अपना वो 4 टाइम्स रिपीट हुआ है ना। तो 12, 12, 12 और 12, ठीक है, समझ गए। अब अगर मैं इसका मीन निकालूंगा सिंपल, तो क्या मुझे 12, 12, 12, 12 4 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। इससे बेटर क्या मैं 12 को 4 से मल्टीप्लाई ही क्यों ना कर लूं, समझ गए ना, तो भी तो आंसर सेम ही आएगा। तो ऐसे ही मेरे पास में एक टेबल है जिसमें मेरे पास मल्टीपल डेटा गिवन है, और उसको मैं इस तरह से अरेंज कर लूंगा तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अभी बताता हूं, ध्यान से देखना कैसे। मैंने डेटा ले लिया 10, 20, 30 और 40, सिंपल 4 डेटा लिए। इनकी फ्रीक्वेंसी भी छोटी छोटी रख रहा हूं, 2, 3, 2 और 4, ठीक है। चलो ये छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी है। अब इसका यूज करके हम जो फॉर्मूला है वो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। क्या आपका फॉर्मूला, वंस अगेन एक ही फॉर्मूला याद रखना है, सारे मीन में वही फॉर्मूला बताऊंगा और हर बार उसी से डिराइव करके दिखाऊंगा सारे फॉर्मूला, ध्यान से देखना। तो अब जो हमारा फॉर्मूला है, क्या वो ये बोलता है कि हमको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है, यही तो करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही करना है। और इससे हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, इससे आ जाएगा मीन, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम करना है। तो मेरे पास ऑब्जर्वेशन क्या है, ये, इनका सम करेंगे। तो मैं पता तो कर लूं पहले कितनी बार रिपीट हो रहा है। ओके, 10 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मुझे क्या 10 प्लस 10 लिखना पड़ेगा। ओके, 20 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 20 प्लस 20 प्लस 20, सेम ऐसे ही 30 प्लस 30, और ऐसे ही 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40, है ना। ये अपना पूरा डेटा आ गया। अगर मैं सारे डेटा का सम करूं तो क्या मेरे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। ओके, दिस इज अ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सबका सम। अब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मींस कितना डेटा है। तो अब डेटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिवाइडेड बाय 11, यही तो करेंगे अपन। अब ध्यान से देखना, क्या 10 प्लस 10 आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 से, और 20 20 20 आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 3 से, और 30 और 30 आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 3 से, और ये आ जाएगा आपका 40 मल्टीप्लाई बाय 4 से, आ जाएगा ना। तो अगर मैं इन सब का सम करूं या इनका सम करूं, आंसर सेम आने वाला है। तो दैट मींस क्या मैं लिख सकता हूं, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 3, और 30 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे 2 आएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 4, यही तो लिखेंगे हम, है ना, आ जाएगा ना। अब ध्यान से सुनना, ये जो अपन ने वैल्यू निकाली 11, क्या ये इन सब का ही सम है, देखो 3 प्लस 2 5 प्लस 4 7, 7 और 4, 3 प्लस 2 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, आ तो क्या, है ना। तो दैट मीन्स अगर मैं फ्रीक्वेंसीज का सम करूं तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, देखो 10 इंटू 2, 20 इंटू 3, 30 इंटू 2 और 40 इंटू 4, तो मेरे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। इसका मतलब मुझे क्या करना है, ये जो एक्स आई और एफ आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी को सम करूंगा तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, और ये फॉर्मूला आ जाएगा, और ये हमको मीन देता है। दैट्स व्हाई वी कैन रीराइट दिस फॉर्मूला एज एफ आई एक्स आई, F1 X1, F2 X2, F3 X3 अप टू एन तक, और इसको F1 F2 F3 अप टू एन तक, इन दोनों का सम करके डिवाइड कर दो, मीन आ जाएगा। अब इसको इतना बड़ा लिखने की जगह हम इस सम को रिप्रेजेंट कर देते हैं सिग्मा के सिंबल से, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, ध्यान से देखना, कि जब कभी मैं इतना बड़ा सम लिख रहा हूं तो उसको मैं लिख देता हूं सबमिशन, सारे सम कर रहे हैं तो ये सबमिशन का साइन है ना। सबमिशन किस किस का कर रहे हैं, एफ और एक्स का, कहां से कहां तक, एफ आई एक्स आई का सम कर रहे हैं, कहां से, आई की वैल्यू 1 से लेके, कितनी वैल्यूज है मेरे पास में, एन, अगर 5 होती सेम 5 होती तो यहाँ 5 रखता, तो 1 से लेके 5 तक का सम करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, आई की वैल्यू मैंने 1 प्लेस करी, है ना, फिर सबमिशन का साइन लगाया, फिर आई की वैल्यू 2 प्लेस करी, फिर सबमिशन साइन, तो अब F1 प्लेस करेंगे तो F1 X1, फिर प्लस का साइन सबमिशन, फिर उसके बाद 2 प्लेस करेंगे, फिर सबमिशन, फिर 3 प्लेस करेंगे सबमिशन, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा
F1 x1 मैंने i की वैल्यू 1 प्लेस कर दी, फिर सबमिशन का साइन लगाऊंगा, फिर F2 x2, फिर सबमिशन का साइन, फिर F3 x3, फिर सबमिशन का साइन, वैसे चलता जाएगा कहां तक, n तक, है ना। तो जितनी लिमिट आप यहां रखोगे वहां तक की वैल्यूज चलेगी। आगे डिवाइड किससे करना है इसको, सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं सिग्मा एफ आई, इसकी भी वैल्यू i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगी और n तक जाएगी, और ये भी आपको क्या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही दे रहा है, ठीक है। इस फॉर्मूले का ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा, सो फाइनली इट इज आल्सो द x बार एज मीन टेकन आउट फ्रॉम द ग्रुप डेटा। समझ गए, ऐसे आपके फॉर्मूलास बनते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट। वेयर x1 x2 x3 आर द ऑब्जर्वेशन, f1 f2 आर द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है बच्चों? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 20 30 40 चार वैल्यूज है, 3 6 8 7, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो देखो अपने पास में f xi fi है, मल्टीप्लाई करेंगे xi fi आ जाएगा, ठीक है। चलो 30 10 मल्टीप्लाई बाय 3 20 मल्टीप्लाई बाय 3 1 6 6 2 12 8 3 24 7 4 28, ठीक है। समझ गए, कोई प्रॉब्लम है? तो अब ये अपने पास डेटा आ गया, आप क्या करोगे, इसका सम और इसका सम डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल। चलो करके देख लें। ओके, ये तो 0 एज इट इज, 8 और 4 12 12 और 2 14 14 और 3 17 1 कैरी, ठीक है। 2 और 2 4 और 2 6, तो इट इज 670, और इसका सम निकाले। चलो 6 और 3 9 9 और 7 16 16 और 8 24, ठीक है, सिंपल है। चलो अब मुझे क्या करना है, 670 को डिवाइड करना है किससे, 24 से, और मुझे क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? दिस इज सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई गिव्स अस आर मीन। कोई कंफ्यूजन? ऐसे हम वैल्यूज निकालते हैं, आंसर निकालते हैं, ठीक है। चलो मीन ऑफ द डेटा व्हेन द क्लास इंटरवल इज गिवन, तो अब जब क्लास इंटरवल गिवन होगा तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट मेथड इसमें आता है डायरेक्ट मेथड, सेकंड आता है अज्यूम मीन मेथड जिसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, और थर्ड आता है आपका स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट टू मेथड्स, दैट्स डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम मीन मेथड। फिर सेकंड वाला जो लास्ट वाला मेथड है आपका, उसके लिए हम थोड़ा एक और वीडियो बनाते हैं क्योंकि थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, आपको समझने में भी शायद इस वाले वीडियो में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो एक और वीडियो सेपरेट बनाया है इसके लिए। मिस मत करना कोई भी वीडियो, सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या करेंगे हम। सबसे पहले वही डायरेक्ट मेथड निकालने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जाननी है, दैट इज क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, अभी पहले क्वेश्चन देखो समझ जाओगे। मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, अब 0 से 10 10 से 20 34, जब आप इसको सॉल्व करते थे एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करते थे सब, है ना, जो भी अपना ऑब्जर्वेशन गिवन होता था, कोई एक नंबर होता था जिससे मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करोगे या 10 से, कंफ्यूजन है ना, किससे मल्टीप्लाई करें, तो हम क्या करते हैं, इसका एवरेज निकाल लेते हैं एक, है ना, जो इस क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, फिर हम उसको यूज करके वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और उससे हमारे नियरली वैल्यूज आ जाती है। और उसी जो हम इनका एवरेज निकालेंगे ना हर क्लास का, यहाँ प्लेस करने के लिए, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी को, एफ आई एक्स आई तो निकालता है डेटा के लिए, है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हम वैल्यूज प्लेस करेंगे उसको बोलते हैं क्लास मार्क। अब वो कैसे कैलकुलेट होता है, ध्यान से देखो। मैंने आपको क्या बताया, एवरेज निकालना है किसका, लोअर और अपर लिमिट का, मतलब क्लास का, तो इट इज अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। तो अब अगर मैं किसी का भी चेक करूं तो देखो ये डेटा कैसे आ जाएगा, 0 + 10, है ना, 10 10 अपॉन 2 कितना आया इसका, इसका क्लास मार्क आ गया 5। अब क्या करना है आपको, सिर्फ एक का ही निकालना है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल देखो सब में सेम है ना, कितना है क्लास इंटरवल, 10 का है, इसमें 10 10 ऐड करते जाओ, तो ये हो जाएगा 15, फिर 25, फिर 35 और फिर 45, आ गए, ये अपन ने क्लास मार्क निकाल लिया। समझ गए, कोई कंफ्यूजन है? अब आपको डेटा गिवन था, इस डेटा का यूज करके अपन क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। तो ये डेटा हमने एज इट इज रखा और इस डेटा को हम यहाँ एक्स आई में प्लेस कर देते हैं। तो अब देखो 0 से 10 का क्या आया था बच्चों, 5, फिर मुझे 10 10 ऐड कर देना है 35 और ये 45। अगर वेरीफाई करना चाहो किसी भी क्लास के लिए कर लो, 40 + 50 अपॉन 2 इज 45, है ना, 40 और 50 का एवरेज क्या होगा, 45 ही तो होगा। देखो सारा डेटा ऑटोमेटिकली आ गया। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, एफ आई एक्स आई आ जाएगा, ठीक है, करके देख लेते हैं। देखो 5 2 ज़ा 10, 15 3 ज़ा 45, 25 7 ज़ा 175, ठीक है। 35 × 5, 35 × 5 के लिए आप क्या करोगे, देखो एक और चीज बताता हूँ ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। 25 तक की टेबल सबको आती है, बट 35 की टेबल नहीं आती है ना, तो ध्यान से देखो, क्या मैं इसको इंटू 5 लिख रहा हूँ, देखना 5 को मैं लिख सकता हूँ 4 + 1, जिसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 35 से। अब देखना 35 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर 35 को 1 से मल्टीप्लाई करो, सुनना अब 35 को 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस 35 को 1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 35 ही, है ना।
35 को 4 से मल्टीप्लाई करना इज 70 को 2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 35 को 4 से मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू 70 को 2 से मल्टीप्लाई करना। 72 कितना होता है? 140। 142 में 140 में 70 35 ऐड कर दो तो इट इज 175। समझ गए? ऐसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर से बता दूं, देखो 35 क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? 35 4 को लिख सकते हैं इंटू 2 और इंटू 2, तो ये 35 इंटू 2 हो गया 70, 70 इंटू 2 हो गया 140 और इसमें 35 ऐड कर देना है, तो 14 और 3 17, 17 175। समझ गए बच्चों? सेम ऐसे अपन 45 इंटू 4 के साथ कर सकते हैं। 45 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 9 2 से 18 180। कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? अब देखो मुझे क्या करना है, वही एफ आई एक्स आई आ चुका है, एफ आई है मेरे पास में, दोनों का सम करके डिवाइड करना है, विल गेट द फाइनल आंसर। तो ध्यान से देखो क्या करना है, ऐड करते चलते बच्चों। 5 5 5 15 1 8 और 7 15 15 और 7 22 22 और 4 26 26 और 2 26 और 2 28। 2 क्यों करा मैंने? क्योंकि यहां से 15 का कैरी था ना, तो 28 2 1 2 3 3 और 2 5, तो इट इज 585। कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब देखो यहां पर आते हैं, 5 प्लस 4 9, 9 और 3, चलो ऐसे 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 4 21। ठीक है, फिर से चेक कर लो, 3 प्लस 2 5, 5 और 7 12, 12 5 17, 17 4 21। वी गॉट दीज टू वैल्यूज अवेलेबल। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, यू विल गेट द मीन। तो अब आपका मीन x बार कितना होता है? 585 डिवाइडेड बाय 21, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे अपन दोनों डिवाइड करोगे जो आंसर आएगा वो आपका मीन है। क्लियर? ये कैलकुलेशन की टेंशन मत करो, कैलकुलेशन जब मैं क्वेश्चन आऊंगा ना प्रॉपर्ली सॉल्व करने, तब एक एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आपको। अभी सिर्फ एग्जांपल, तो प्रोसेस समझते जाओ कि हमको करना क्या है। ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, ठीक है, तो ये अगर आप छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं, जब हम क्वेश्चन एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना है। ठीक है, समझ गए? ये पहले समझते चलो, ये इंपॉर्टेंट है कि टेबल कैसे प्लेस करनी है, डेटा कैसे प्लेस करना है, और यहां तक कैसे आना है। ठीक है, चलो अब सेकंड वाले मेथड पे आते हैं बच्चों। सेकंड वाला मेथड आपका अज्यूम मीन मेथड, नाम से समझ में आ रहा है, अज्यूम मीन मेथड। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मीन अज्यूम करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। बताता हूँ कैसे, ध्यान से देखो। जो डेटा है इसका यूज करके सॉल्व करेंगे, उसके बाद इन सारे कैलकुलेशन को समझाता हूँ मैं। तो अभी आपने देखा कि जब आप कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे थे, तो मल्टीप्लिकेशन करने में, है ना, फिर ऐड करने में, फिर डिवाइड करने में थोड़ा सा लेंथी हो रही कैलकुलेशन। इसको छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी डेटा गिवन है ना, वहां तक डायरेक्ट मेथड तक तो प्रॉब्लम एज इट इज है ना, मतलब वही एफ आई, वही एक्स आई, वही एफ आई एक्स आई, है ना, सब कुछ एज इट इज सेम है। आपको करना क्या है, ठीक है, यहां पर आपको छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि अब वहां तक आप क्या करते थे, एफ आई निकालते थे, एक्स आई निकालते थे, एफ आई एक्स आई निकालते थे। यहां पर हम एक चीज और निकाल रहे हैं, डी आई, और जब हम डी आई निकालेंगे तो उसको फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको हमेशा ये याद रखना है, जो भी लास्ट कॉलम होगा आपकी कैलकुलेशन का, आपको उसको हमेशा रट लेना है। जो भी लास्ट कॉलम होगा उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? फ्रीक्वेंसी से। आपको फॉर्मूला लर्न करने पड़ेंगे, ध्यान से सुन लेना। तब क्या करना है आपको, ये डेटा गिवन था, है ना, फिर से मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू इज क्लास मार्क, तो अब क्या रखेंगे बच्चों, 5 15 25 35 45। अज्यूम इन मेथड ये बोलता है कि आपको जो भी डेटा गिवन है उनमें से किसी एक वैल्यू का मीन अज्यूम कर लो कि ये मान लो मीन है, फिर उससे जितना डेविएशन आएगा उसको हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो। मैंने मान लो अज्यूम कर लिया कि 25 हमारा मीन है, और उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं ए से। आप कैपिटल ए लिखो, स्मॉल ए लिखो, कई जगह कैपिटल ए लिखा होता है, कई जगह स्मॉल ए लिखा होता है, कंफ्यूज मत होना। तो मैंने 25 को अज्यूम कर लिया ए। सर क्यों 25 ही क्यों किया? मैं तो 5 करूंगा, मैं तो 35 करूंगा। आपको जो मर्जी कर लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप इससे सॉल्व करो, आप इससे सॉल्व करो, इससे सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। लेकिन हम जानबूझ के मिडिल वैल्यू रखते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों। अगर मैं मिडिल वैल्यू रखूंगा तो कुछ वैल्यू नेगेटिव होगी, कुछ वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना, और दोनों की लेंथ, दोनों का डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। तो अब जब मैं वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ, तो नेगेटिव वैल्यू भी सेम सी है और पॉजिटिव वैल्यू भी सेम सी, कट जाएगी। समझ गए? तो जो एडिशन आपका आएगा वो छोटा आएगा और कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आप चाहो तो किसी से भी सॉल्व कर लो, आंसर सेम आएगा, बट कैलकुलेशन का ही डिफरेंस है। हमें मेथड लगा ही क्यों रहे? लास्ट टाइम हम कैलकुलेशन में पजल्ड हुए, तभी तो हमने मेथड अप्लाई किया, है ना। तो ये आपको हेल्प करेगा सिर्फ कैलकुलेशन में। आंसर तो उससे भी आ रहा है और आंसर इससे भी आएगा, सेम आएगा, है ना। तो हम इस मेथड को सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम कैलकुलेशन को ईजी कर पाए। अब यहां पर, वहां पर हम क्या करते थे, एफ आई एक्स आई निकालते थे। यहां पर आपको एफ आई एक्स आई की जरूरत नहीं है।
ठीक है, इसलिए मैंने कॉलम रखा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफ आई एक्स आई निकाल देते हैं, ध्यान से सुन लेना। इसीलिए जब मैं इसे काटूंगा ना तो साइकोलॉजिकली फिट हो जाता है वो, तो ध्यान रखना यहाँ एफ आई एक्स आई नहीं निकालना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एफ आई डी आई निकालना है और उसका यूज करके अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सुनते रहना बस, जो मैं बोलता जा रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा बच्चों, ट्रस्ट मी। तो मैंने मिड वैल्यू, यहां तक तो प्रोसेस सेम है। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने ए अज्यूम किया था, ये अज्यूम किया था, इसको सारी वैल्यूज में से माइनस कर दो। तो अब देखो मैं डी आई कैसे निकाल रहा हूं, डी आई निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितनी भी वैल्यूज हैं, मतलब एक्स आई है, एक्स आई में से ए माइनस करना है। तो इस वाली क्लास के लिए एक्स आई क्या है 5, तो 5 में से मेरे को ए यानी 25 माइनस करना है। तो इट इज 5 माइनस 25, सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर कितना आएगा, माइनस का 20। कोई प्रॉब्लम। इधर 15 में से 15 माइनस 25, आंसर कितना आ गया, माइनस का 10। ठीक है, इधर 25 में से 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। कोई प्रॉब्लम है। अब देखना, इस डी को आपको मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से। क्या कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी है। अब कहां आप 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, कहां आप 7 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या कैलकुलेशन इजी हो गई है। बस यही करना था हमको। तो अब ध्यान से देखना क्या करना है। मुझे इस 2 को या फ्रीक्वेंसी को, देखो कैलकुलेशन हो गई हमारी, हमारा काम क्या था, डीआई निकालना, अज्यूम इन में डीआई निकालना। मैंने आपको क्या बोला था, जो भी आपका लास्ट कॉलम आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, फ्रीक्वेंसी से। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी से। देखो यहां पर भी यही करते थे, जब यहाँ सॉल्व कर रहे थे तब हम क्या कर रहे थे, जो भी लास्ट कॉलम आ रहा था उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे फ्रीक्वेंसी से। उसके बाद जितना भी आंसर आ रहा है उसको सम करना है, सम करके फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है, यही प्रोसेस है। वहां पर भी हम सेम ही प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर भी लास्ट कॉलम आया, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, जो भी सम आया उसको डिवाइड कर दिया फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, -20 से -40 आ जाएगा बच्चों। इधर चलते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से -30 आ जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 50 आ जाएगा, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 80 आ जाएगा। अब देखो यहां मल्टीप्लिकेशन कितना इजी हो गया, वहां मेरे को आपको ट्रिक बतानी पड़ रही थी मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना। अब देखो यहां पर कैलकुलेशन देखो, 50 में से 30 करा तो 20 आ गया, 80 में से 40 माइनस किया तो 40 आ गया, 40 और 20 60 आ गया। ये लो सम हो भी गया, हो गया ना कैलकुलेशन इजी। सेम क्वेश्चन है, देखो सेम डेटा है, इसलिए मैंने एग्जैक्ट सेम सारा डेटा लिया ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि इस मेथड से कैलकुलेशन इजी क्यों हो जाती है। सम किया मैंने, 60 आ गया ओवरऑल आंसर। अब 60 को मुझे डिवाइड किससे करना है बच्चों, 60 को डिवाइड करना है इस वैल्यू से। अब याद करो इसका सम कितना आया था, नहीं याद है कोई बात नहीं, दोबारा कैलकुलेट कर लो। 5 + 4 9, 9 + 7 16, 16 और 3 16 और 3 19, 19 और 2 21, यही सम आया था वहां पर भी, 60/21। ये आपका मीन है। नहीं, वहां पे 585/21 आया था, यहाँ 60/21, कैसे इक्वल हो सकता है, डिफरेंस आएगा ना। तो अब ध्यान से देखो, जो भी आप करते जा रहे हो उनको रिवर्स करते जाओ। क्या आपने डी निकालने के लिए ए को सब्ट्रैक्ट किया है, तो रिवर्स करोगे तो जो आंसर है उसमें ए ऐड कर दो, बन गया फॉर्मूला। तो जो आपका मीन है वो क्या आएगा बच्चों, आपका मीन आ गया है एक्स बार, दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, ये सिग्मा है ना, सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आपका मीन का फॉर्मूला है। चलो अब थ्योरी देख लो इसकी, 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ यू हैव कैलकुलेट द लार्ज number that we can use this method to make the calculation easy. In this method we choose one of the value of x, x में से कोई एक वैल्यू चूज करेंगे, assume mean and let it be a। ठीक है, उसको a assume कर लेंगे, अभी लिखा मैंने। उसके बाद हमने क्या किया है, then we find the deviation in the difference of the assume mean and each of the x। फिर हमने क्या किया, जितनी भी वैल्यूज है ना, जो a है उससे a से सबको सब्ट्रैक्ट किया, तो डेविएशन चेक किया, मतलब कितना डिफरेंस है इनके बीच में। उसके बाद हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला यूज किया, इसको यूज करके हमने आंसर निकाल लिया, और डी आई हमारा क्या है यहाँ पे, एक्स आई माइनस ए। कोई कंफ्यूजन है बच्चों, दैट्स हाउ वी हैव द एग्जांपल एंड वी हैव द क्वेश्चन एंड वी हैव द आंसर। फाइन, ए की जगह आपको क्या रखना है, जो हमने अज्यूम किया था 25, तो मैं यहां रख देता हूं 25। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है। तो आज हमने क्या क्या कवर कर लिया बच्चों, आज हमने कवर कर लिया है मीन ऑफ द डेटा एंड द मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑफ द मीन ग्रुप डेटा विद द क्लास इंटरवल। ठीक है, विद और विदाउट दोनों क्लास इंटरवल का डेटा फाइंड कर लिया। छोटा सा असेसमेंट है, जल्दी से देखो खत्म करता है। असेसमेंट क्या बोलता है, द क्लास लिमिट ऑफ अ गिवन ऑब्जर्वेशन इज 10 to 15, देन द क्लास मार्क फॉर दिस इंटरवल विल बी। अगर ये लिमिट 10 से 15 है तो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, देखो याद करो एवरेज था इन दोनों के बीच का, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला ये बोलता है 10 + 15/2
दैट्स 25/2 डिवाइड करेंगे 12.5, वेयर इज 12.5, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 3n/5, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ n इज फर्स्ट n नेचुरल नंबर। आप याद करो एपीए में आपने पढ़ा था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम इज n प्लस 1/2। अगर मैं इसका मीन निकालूंगा तो मीन क्या होता है बेटा, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है ना मीन। तो अब ध्यान से देखो, सम कितना है n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो n से तो डिवाइड करेंगे, n से n कट गया, मेरे पास आंसर क्या आया देखो, ये आया है n प्लस 1/2। ये क्या आ गया, मीन किसका, n नेचुरल नंबर्स का मीन। ये एज इट इज याद रख लेना, एमसीक्यू में काम आ जाता है। ठीक है, और मीन हमको ऑलरेडी गिवन है 3n/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6n, 5 1 जा 5n प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5n को उधर ट्रांसफर करो तो n इज इक्वल्स टू 5। तो वैल्यू ऑफ n कितना आ गया बच्चों, वैल्यू ऑफ n आ गया 5। कोई कंफ्यूजन है? सो क्लास हमने पार्ट वर्क कवर कर लिया है किसका, स्टैटिस्टिक्स का। अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखते रहो, सारे वीडियोस सारे कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में फिट बैठ जाने चाहिए। तो जब स्टेप डिवीजन में कराऊंगा आप खुद कर लोगे। यही प्रोसेस यूज करके हम फॉर्मूला बनाएंगे और उसी का यूज करके आंसर निकालेंगे। तो इसी तरह से मन लगा पढ़ते रहो। हैव अ गुड डे हेड और 100 बनाएंगे।